ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन विज्ञान का अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अपन समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले देखो क्या है गोलीय दर्पण। क्या होता है? एक गोला होता है, जैसे कि ये गोला दे रखा है। ये गोला होता है गोल। इसका आधा कटा हुआ भाग, आधा जो कटा हुआ भाग रहता है, इसको अपन गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये भाग क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। इसका जो बाहरी भाग होता है ये उभरा हुआ रहता है और अंदर का भाग होता है ये एकदम चिकना रहता है। तो ये गोलीय दर्पण होता है। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ये गोलाकार तल है, इससे बनाए गए दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये अपना क्या मिल गया अपन को? गोलीय दर्पण। इस गोले को काटने के बाद अब देखो इस गोलाकार तल के एक सतह पर रेड ऑक्साइड और पारे की कलई का लेप कर दिया जाता है, जिसे दर्पण का कार्य करता है। अब क्या होता है, इसको काटने के बाद क्या कहते हैं अपन? इसके एक साइड, एक सतह के ऊपर अवतल दर्पण देखते हैं अपन। अवतल दर्पण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग रहता है वो दर्पण का कार्य करता है और जो अंदर का भाग रहता है उस पर रेड ऑक्साइड या चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ी हुई रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब किरण आपतित होती है, अनंत से आने वाली किरणें आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात क्या करता है, इन किरणों को ये फैला देता है। टकराने के पश्चात ये किरणें क्या होती है? फैल जाती है। ये किरणें आ रही है अनंत से, आपतित किरण, अनंत से आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात यह फैल जाती है। तो ये क्या करता है? किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये किरणों को फैला देता है। इसके बाद देखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसका अंदर धसा हुआ जो भाग रहता है वो दर्पण का कार्य करता है। जो अंदर धसा हुआ भाग रहता है वो किसका कार्य करता है? दर्पण का कार्य करता है। और जो बाहर उभरा हुआ भाग रहता है उस पर रेड ऑक्साइड या पारे किसी की भी लेप कर दिया जाता है। ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसमें क्या होता है, अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है? अनंत से आने वाली किरणें एक बिंदु पे इकट्ठी हो जाती है। यह किरणों को सिकुड़ने का कार्य करता है, किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? किरणों को एक जगह इकट्ठी करता है। देखो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें आपको दिखा रखा है कि देखो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका जो अंदर का भाग होता है वो धसा हुआ रहता है और अंदर की तरफ लेप किया हुआ रहता है, और बाहर की तरफ से क्या होता है, ये उभरा हुआ रहता है। किरणें आपतित होती है, अनंत से आने वाली किरणें आपतित किरण, और ये होता है अवतल दर्पण। इससे आने वाली किरणें आपतित किरण। अब देखो कुछ परिभाषाएं होती है। यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इसको क्या बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये कुछ परिभाषाएं अपन आज देखते हैं। तो देखो पहला ध्रुव है, इसको क्या बोलते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु में उपस्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव है। जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्रुव की परिभाषा होती है।
ध्रुव वो होता है जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य में उपस्थित होता है और इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है किसी भी गोले का जो केंद्र होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र देखो, ये वक्रता केंद्र होता है, किसी भी गोले का जो मध्य बिंदु होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र। तो उत्तल दर्पण में देखो, यहाँ से उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो प्रतिबिंब बनता है या उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। तो वक्रता केंद्र ये, तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी भी गोलाकार गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है किसी भी गोले के मध्य बिंदु और उसकी परिधि के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें दर्पण में देखो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दूरव्य। वो क्या है, दूरव्य। दूरव्य और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो देखो किसी भी दर्पण में ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष वो होता है कि जो ध्रुव के मध्य में जो ये ध्रुव होता है, ध्रुव के बिंदु से निकलता है, वो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। मतलब कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव से निकलने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर फोकस, फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के अंदर फोकस होता है वो पीछे की तरफ होता है, कि दर्पण के पीछे की तरफ होता है। तो वो क्या होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो देखो ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसको फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखो फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
दूरवे व फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जो ये फोकस दूरी होती है इसको अपन वक्रता त्रिज्या की आधी भी मान सकते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होती है अपनी यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस वक्रता त्रिज्या की आधी को अपन फोकस दूरी बोल सकते हैं। तो फोकस दूरी का एक सूत्र भी होता है, देखो फोकस दूरी स्मॉल f बराबर वक्रता त्रिज्या। अपनी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसी गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या की आधी, इस वक्रता त्रिज्या की आधी को क्या बोलते हैं अपन, फोकस दूरी। तो बट्टे 2 आ जाएगा, ये पूरी होगी वक्रता त्रिज्या और इसमें जब 2 का भाग दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये अपने कुछ पॉइंट थे जिनको समझना भी जरूरी था। और अब देखो अवतल दर्पण में ही ऐसा होता है, अवतल दर्पण में भी क्या होता है, दूरवे। अवतल दर्पण में ही क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही अपन क्या कहते हैं, दूरवे। ठीक है। वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में इतना सा फर्क होता है कि जो उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण के पीछे होता है, इसमें क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है। तो आगे बनता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ये दूरवे। अब है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी वही होगी, दूरवे और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण में भी मुख्य अक्ष भी वही होगा कि दूरवे के मध्य से निकलने वाली रेखा या परावर्तक पृष्ठ को बीच में से काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस होता है दूरवे और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र दूरवे और फोकस के मध्य की दूरी को, दूरवे और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको अपन एक सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या अपनी कहाँ से, यहाँ से दूरवे से लेके और वक्रता केंद्र तक होती है, और इसकी आधी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो फोकस दूरी को f बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अपन ने ये गोलीय दर्पण के बारे में समझ लिया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, देखना वापस एक बार। किसी गोले का कटा हुआ भाग, गोलीय दर्पण वो होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण वो होता है जिसका उभरा हुआ भाग रहता है और जिसके जो अंदर धसा हुआ भाग रहता है उसमें रेड ऑक्साइड या किसी भी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका दूसरा सिरा बंद हो जाता है, ताकि आपकी जो अनंत से आने वाली किरणें होती है वह अनंत से आने वाली किरणें क्या हो जाती है, इससे टकराकर फैल जाती है। उत्तल दर्पण को अपन अपसरी दर्पण भी कहते हैं, अपसरी दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण को अपन अपसरी दर्पण भी कहते हैं। अब देखो अवतल दर्पण, अवतल दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण। इसमें क्या होता है, इसको अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी मतलब किरणों को ये एक जगह इकट्ठा करता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, किरणों को फैला देता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ये होता है जिसमें इसका अंदर धसा हुआ भाग रहता है वो तो दर्पण का कार्य करता है, और जो बाहर उभरा हुआ भाग रहता है उस पर रेड ऑक्साइड, ऊपर रेड ऑक्साइड या चांदी या एल्यूमिनियम किसी भी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, जिसका उसका दूसरे वाला सिरा क्या होता है, ढका हुआ रहता है, और जो आगे उभरा हुआ भाग रहता है वो दर्पण का कार्य करता है। इसकी जो आकृति होती है वो चम्मच के नुमा होती है। जो दर्पण होता है ना, दर्पण की आकृति कैसी होती है, चम्मच, जैसे चम्मच होती है ना गोल, अर्ध गोल, वैसे जो चम्मच का उभरा हुआ भाग रहता है वो दर्पण का कार्य करता है, वो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। और चम्मच का जो अंदर का भाग रहता है वो किसका,
अवतल गोलीय दर्पण का कार्य करता है। अब अपन इसके बारे में कुछ ये परिभाषाएं भी देखी थी। तो ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होती है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो परिभाषाएं निम्न प्रकार से थी कि भाई परावर्तक पृष्ठ के मध्य के बिंदु को क्या बोलते हैं, अपन ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी भी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और अवतल दर्पण में केंद्र कहाँ होता है, दर्पण के आगे बनता है। वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ होती है और अवतल दर्पण में आगे की तरफ होती है। आगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष वो होता है कि जो ध्रुव के मध्य बिंदु से निकले या किसी परावर्तक पृष्ठ को दो भागों में बांटे, वो क्या कहलाता है, उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। फोकस, फोकस उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ होता है और अवतल दर्पण में आगे की तरफ होता है। फोकस वो होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य के बिंदु को क्या बोलते हैं, अपन फोकस बोलते हैं। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी वो होती है कि ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी, ध्रुव ये होता है और फोकस के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, अपन फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन अगला टॉपिक, अब देखो अपन आगे का टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के, तो देखो गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम अपन किससे बने, ये गोलीय दर्पण का परावर्तन का नियम अपन को करने के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है। जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उससे अपन इसका परावर्तन का नियम ज्ञात करते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम ज्ञात करते हैं। वैसे अपन देखें तो अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, बड़े जो किरण के पुंजों को गोलीय दर्पण की बजाय परवलयी दर्पण से ही एकत्रित किया जाता है। जो बड़े किरण पुंज होता है, अगर मान लो कोई एक साथ किरण आ रही है तो अपन उसकी जगह गोलीय दर्पण की जगह क्या करते हैं, परवलयी दर्पण होता है उसका अपन प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, परवलयी दर्पण होता है। उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लेते हैं, परवलयी दर्पण प्रयोग में लेते हैं। अब देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ये तो निर्देशांक ज्यामिति अपनी पड़ी हुई है, उसके अनुसार ये अपन एक बीच में दर्पण रहता है। इस दर्पण के जो इधर वाला भाग रहता है वो होता है धनात्मक। इधर कोई भी अगर आएगा, इधर वाली सभी दूरियां क्या लेंगे अपन, धनात्मक दूरियां, और इधर वाली सारी दूरियां क्या लेंगे, ऋणात्मक दूरियां। ठीक है, ये होता है अपना ध्रुव। ये क्या होता है, अपना ध्रुव होता है। ये समझने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, दर्पण गोलीय दर्पण से परावर्तन का नियम समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि ये एक निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अपन एक दर्पण ले रहे हैं। उस दर्पण से समझ रहे हैं कि इस दर्पण के ऊपर की जो दूरियां होती है, अपन कोई भी दर्पण की अगर दूरी निकाल रहे हैं तो जो ऊपर वाली दूरियां होती है, दर्पण के इधर वाली दूरियां वो होती है धनात्मक दूरियां, और जो इधर वाली दूरियां होती है वो होती है ऋणात्मक दूरियां। और जो ऊपर की तरफ कोई दूरी आ रही है तो उसको लेते हैं धनात्मक दूरी या ऊंचाई, और इसको लेते हैं ऋणात्मक ऊंचाई। ये अपना होता है मुख्य अक्ष। ये अपना क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। तो ये अपनी क्या हो गई, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी आगे देखते हैं अपन। तो ये होता है, इसमें धनात्मक दूरियां, ये होती है ऋणात्मक दूरियां, ये ऊंचाई होती है। तो ऊपर की तरफ कोई मान ले रहे हैं अपन, या ऊपर की तरफ जो ऊंचाई ले रहे हैं उसको अपन किस में लेंगे, धनात्मक में लेंगे। और नीचे वाली जो ऊंचाई होती है, अगर नीचे कोई मान जा रहा है
नीचे अपन को किसी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है या ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वो ऋणात्मक होगी। और अगर वास्तविक वस्तु है, अगर ऊपर कोई चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसकी ऊंचाई अपन धनात्मक लेंगे। इसमें दर्पण के दूरों को मूल बिंदु मानते हैं, और जो दर्पण का दूर होता है उसको क्या मानते हैं अपन, इसको दर्पण का मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक ज्यामिति के अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, और जो निर्देशांक ज्यामिति के जो अक्ष होता है ये इसको निर्देशांक ज्यामिति के अक्ष मानते हैं, मतलब अक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो चिन्ह परिपाटी के नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के नियम देखो, नियम होता है, पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरियां हैं उन्हें दर्पण के दूरों से मापते हैं। जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरियां रहती है उनको दर्पण के दूरों से ही अपन मापेंगे। दर्पण के दूरों से ही अपन इनको सभी दूरियों को मापते हैं। बिंब को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, और बिंब को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर। अपना बायां इधर है तो बिंब या वस्तु उसको क्या दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अर्थात आपतित होने वाली किरणें, जो भी आपतित होने वाली किरणें है वो बाईं ओर से आती है। जो आपतित किरणें वाली जो इधर से किरणें आएगी ना वो बाईं ओर से आएगी। तो इसलिए वस्तु को किधर रखा जाता है, इधर बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है उनको सबको कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। और जो दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है उनको अपन कैसे लेते हैं, धनात्मक दूरियों के रूप में लिखते हैं। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण दोनों में ही बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब यह अवतल दर्पण ऐसा है, तो इसमें भी क्या होती है, जो बिंब की दूरी होती है उधर लेंगे तो उधर धनात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक होगी। तो बिंब की दूरी क्या लेते हैं, अवतल दर्पण में अपन ऋणात्मक लेते हैं। अपन समझ रहे हैं अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, कार्तिकीय जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या होती है। जब अवतल दर्पण में किसी भी दूरी को मापते तो अपन कौन से चिन्ह का कहाँ प्रयोग करते हैं, किसी दूरी को या ऊंचाई को कैसे मापा जाता है। तो अवतल दर्पण में दूरी मापने के लिए जो बिंब की दूरी होती है वो दूरियों से हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक दूरी लेते हैं। फिर देखो फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। क्योंकि अवतल दर्पण में जो चित्र बनता है, जो मान लो यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है तो आपतन के पश्चात जब वो किरण आपतित हो रही है तो आपतन के पश्चात वापस फोकस से निकलती है। तो ये दूरियां क्या होती है, फोकस और वक्रता दूरी। फोकस और वक्रता दूरी ये हमेशा, वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि इस साइड की जो दाईं, अपन ने अभी पढ़ा था कि बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो क्या लेते हैं, अपन ऋणात्मक लेते हैं। जब प्रतिबिंब आगे बनेगा तो दूरी ऋणात्मक, तथा जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी को धनात्मक लेंगे। जब अपना प्रतिबिंब इधर की तरफ बनेगा, जब दर्पण के सामने बनेगा तो अपन इस दूरी को ऋणात्मक लेंगे, और अगर दर्पण इसके पीछे बनेगा तो अपन इस दूरी को धनात्मक लेंगे। क्योंकि दाईं तरफ की दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ऐसे ही जब प्रतिबिंब सीधा, अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो इसको अपन लेते हैं धनात्मक ऊंचाई, और जो नीचे की तरफ बनेगा तो उसको अपन लेते हैं ऋणात्मक ऊंचाई। अगर नीचे की तरफ बन रहा है अपना प्रतिबिंब तो उसको लेंगे ऋणात्मक, और अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपन उसको लेंगे धनात्मक। अब देखो उत्तल दर्पण में क्या करते हैं कि जो ये बिंब होता है, ये बिंब क्या होता है, इधर होता है बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ होता है, तो इसको अपन ऋणात्मक दूरी लेते हैं। और जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के उस तरफ बनता है, लेकिन वो क्या बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, तो इसको अपन क्या लेते हैं, धनात्मक। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और जो वक्रता त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या, फोकस, ये सारे क्या होते हैं, फोकस दूरी, ये सारी धनात्मक होती है। क्योंकि दाईं तरफ के मान को अपन क्या लेते हैं, धनात्मक
लेते हैं। इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा कैसी लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो प्रतिबिंब जब सीधा बनेगा तो अपन इसकी लंबाई क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अपन कार्तिकी चिन्ह परिपाटी समझ रहे थे और ये समझ में आ गई। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट में लिख के बोल सकता है। उसको कल अगले वाली क्लास में और समझा दिया जाएगा और अच्छे से समझा दिया जाएगा। जो ऑनलाइन स्कूल मंडार चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जल्द ही यहाँ पे 8वीं और 12वीं क्लास की क्लासें स्टार्ट होने वाली है। 1-2 दिन के अंतराल में आपको इस चैनल पे जो वीडियो वो उपलब्ध हो जाएंगे 12th क्लास के और 8th क्लास। ऐसे इसको शेयर करें। धन्यवाद।